गुड इवनिंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 100 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह लिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न हमारा क्या है? एशिया की पहली कृत्रिम जंगल सफारी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, कश्मीर। तो स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ में एशिया की सबसे पहली कृत्रिम जंगल सफारी स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? ऑप्शन हैं नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, नाबार्ड बैंक जो है किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन हैं धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत, चरक। तो स्टूडेंट, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका इम्पोर्टेंट है, राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। तो स्टूडेंट, असम का प्राचीन नाम कामरूप था। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? ऑप्शन हैं अजंता, ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो। तो स्टूडेंट, अजंता सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की असमान ऊष्मा। तो स्टूडेंट, पृथ्वी का घूर्णन। ओके, पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में आपेक्षिक आर्द्रता मापने का उपकरण क्या है? ऑप्शन हैं हाइग्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, बैरोग्राफ। तो स्टूडेंट, हाइग्रोग्राफ जो है हवा में आपेक्षिक आर्द्रता मापने का उपकरण है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है? ऑप्शन हैं विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, टुंड्रा। तो स्टूडेंट, भूमध्य सागरीय जलवायु उद्यान कृषि के लिए उचित है। कौन है? भूमध्य सागरीय। ओके, याद रखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है सबसे उचित होती है उद्यान कृषि के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हैं फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियां। तो स्टूडेंट, मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन हैं जेथोफिल, राइब्यूलोस, राइबोफ्लोविन, कैरोटीन। तो स्टूडेंट, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? ऑप्शंस हैं सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट का, मैथिल सैलिसिलेट का, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिए, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चेचक होने का कारण क्या है? ऑप्शन हैं रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, बैरियोला वायरस, मिक्सियो वायरस। तो स्टूडेंट बैरिओला वायरस के कारण चेचक होता है। किसके कारण? बैरिओला वायरस के कारण। ओके, याद रखिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन हैं इंसुलिन, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो स्टूडेंट इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाए जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन हैं कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, इंटर क्रॉप। तो स्टूडेंट कैच क्रॉप जो है दो कम समय पकने वाली प्रमुख फसलों के बीच उगाए जाने वाली फसल है। ओके, कौन है? कैच क्रॉप। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट कंबोडिया में अंकोर वाट है। कहाँ है? कंबोडिया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? ऑप्शन हैं 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन। तो स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं। 27 सही 1/3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 27 सही 1/3 दिन में। ओके, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हैं न्यूटन, फ्लेमिंग, एडिसन, जे.एल. बेयर्ड। तो स्टूडेंट जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। किस वर्ष किया था पूछता है तो 1925 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 25 मार्च, 24 दिसंबर, 15 मार्च, 19 जनवरी। तो स्टूडेंट 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑप्शन 20 का राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 दिसंबर 1986 को पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन हैं अशोक मेहता, जे.बी. कृपलानी, जे.सी. कृपलानी, के.जी. मशरूलवाला। तो स्टूडेंट जे.बी. कृपलानी ने किसने लिखी थी? जे.बी. कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा लिखी थी। किसने लिखी थी? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन हैं भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ऑप्शन हैं सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो स्टूडेंट याद रखिए वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। कौन स्टूडेंट?
वित्त विधेयक। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? ऑप्शंस हैं पल्लव, चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट। तो स्टूडेंट राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। तो स्टूडेंट ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र स्वामी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हैं विक्रम सेठ, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, हरिवंश राय बच्चन। तो स्टूडेंट आर के नारायण जो हैं साहित्यिक पात्र स्वामी के रचनाकार हैं। कौन है? आर के नारायण। कौन स्टूडेंट? आर के नारायण। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, आर के नारायण जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शंस हैं घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। तो स्टूडेंट 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। तो स्टूडेंट 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। तो स्टूडेंट 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। तो स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 20 सितंबर 2015, 20 जनवरी 2015। तो स्टूडेंट 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। उस समय के जब वर्तमान प्रधानमंत्री थे रामवरण यादव जी, तो उन्होंने ही नेपाल का संविधान लागू किया था। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए पूछ देता है कि जब नेपाल का संविधान लागू हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के जब नेपाल का संविधान लागू हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री रामवरण यादव जी थे। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामवरण यादव जी। याद रखिए, रामवरण यादव जी प्रधानमंत्री थे। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। याद रखिए। ओके, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है?
तो वो है ओडिशा में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यही पूछे, इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो गेहूं उत्पादन का दूसरा नंबर का राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादन में दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है कि गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब, प्रथम है अपना उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का संबंध किस काल से है? ऑप्शन हैं गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल। तो स्टूडेंट मौर्य काल से सांची के स्तूप का संबंध है। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मौर्य काल से सांची के स्तूप का संबंध है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने किस शताब्दी में करवाया था? तो 300 BC में करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ओके, सांची के स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सांची के स्तूप जो है किस आकृति का है? तो स्टूडेंट अर्धवृत्त की आकृति का है। ओके, अर्धवृत्त की आकृति का सांची के स्तूप है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी नोट करिएगा क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर। तो स्टूडेंट सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का आकार किस आकृति का बना है? ऑप्शन हैं गोलाकार, अर्धवृत्त, वर्गाकार, आयताकार। तो स्टूडेंट अर्धवृत्त के आकार का बना है सांची का स्तूप। कभी कभी ऑप्शन में अर्धवृत्त ना दे करके कटोरे का आकार दे देता है, तो वो भी सही होगा हमारा कि कटोरे की आकृति का बना है सांची का स्तूप। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन हैं 300 BC, 500 BC, 200 BC, 450 BC। तो स्टूडेंट याद रखिए 300 BC में सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च। तो स्टूडेंट 23 मार्च को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हैं 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1960। तो स्टूडेंट 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए। और सबसे पहले इसका कार्यालय तंजौर में बनाया गया था। सबसे पहले इसका जिला कार्यालय तंजौर में बनाया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई में स्थित है इसका कार्य मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चेन्नई। तो स्टूडेंट चेन्नई में इसका मुख्यालय है। कहाँ है स्टूडेंट? चेन्नई के तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। कहाँ है स्टूडेंट? तमिलनाडु में, चेन्नई में अवस्थित। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? ऑप्शन हैं घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनों का उपयोग,
निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, उपर्युक्त सभी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चुनाव के समय किसी भी प्रकार की हिंसात्मक या उल्टी सीधी बयानबाजी को रोकने के लिए आचार संहिता बनाई गई थी। इसीलिए चुनाव जब आचार संहिता लगता है तो ये सब चीज़ें इन पर रोक लगाई जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो स्टूडेंट निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है। कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? ऑप्शन हैं भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16। तो स्टूडेंट याद रखिए, भाग 15 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भाग 15 से इसका संबंध है निर्वाचन आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन से अनुच्छेद 324 से 29, अनुच्छेद 323 से 325, अनुच्छेद 330 से 326, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, अनुच्छेद 324 से 29। ओके, 324 से 29 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। 324 से 329। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1991, 1992, 1993, 1994। तो याद रखिए स्टूडेंट, 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला सम्मान व्यास सम्मान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? तो वो है व्यास सम्मान। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि व्यास सम्मान की शुरुआत किसने की थी? तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिड़ला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनते हैं क्वेश्चन। इस सम्मान में 3 लाख रुपए की नगद इनाम दिया जाता है। वर्तमान में इसकी राशि शायद बढ़ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 23 जून, 20 जून, 27 जून, 5 जून। तो याद रखिए स्टूडेंट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया, चीन। तो स्टूडेंट अपना भारत ही है नींबुओं का सबसे बड़ा उत्पादक। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाद दूसरा नंबर आता है मैक्सिको का। इसके बाद अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा नींबू का उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैं मुंबई, शंघाई, मॉस्को, जोहान्सबर्ग। तो स्टूडेंट शंघाई में इसका मुख्यालय है। कहाँ स्टूडेंट? शंघाई में इसका मुख्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो ब्रिक्स से बनता है क्या है? BRICS। ब्रिक्स BRICS। बी से हो गया ब्राज़ील, और आर से हो गया रूस, और आई से हो गया इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, और सी से हो गया चीन या चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। याद रखिए, इसमें 5 देश हैं सम्मिलित सदस्य इसके ब्रिक्स के। 1 2 3 4 5। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कबीरदास जी की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन हैं 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 मई। तो याद रखिए स्टूडेंट, 2 जून को कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है। बताइए स्टूडेंट कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म, नोट करिए स्टूडेंट, बनारस के लहरताला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस के लहरतारा में हुआ था। इनकी 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, साखी, शबद, रामायणी। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं बनारस, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो याद रखिए स्टूडेंट, बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में लहरतारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस के लहरतारा में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन हैं 1966 से 67, 1965 से 66, 1967 से 68, 1968 से 69। तो याद रखिए स्टूडेंट, 1966 से 67 ईस्वी में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसी समय भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ था 1966 से 67 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग CACP की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हैं 8 जनवरी 1966, 8 जनवरी 1965, 8 जनवरी 1964, 8 जनवरी 1963। तो याद रखिए स्टूडेंट, 8 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 जनवरी 1965, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ये भी पूछता है कि कृषि की मूल्य एवं कीमत आयोग जो CACP है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन हैं राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो स्टूडेंट, नई दिल्ली, जिसे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन हैं 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कैलोरी पानी में नहीं पाई जाती है, कोई कैलोरी नहीं होती है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि दुर्घटना में अधिक तपिश कौन पैदा करता है? ऑप्शन हैं लकड़ी, पत्थर, पॉलीमर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, पॉलीमर अधिक तपिश पैदा करता है। जब अग्नि दुर्घटना होती है तो पॉलीमर अधिक तपिश पैदा करता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 17 सितंबर 2014, 28 अगस्त 2014। तो याद रखिए स्टूडेंट, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम मुख्यमंत्री महिला तो आपको पता है कि सुचेता कृपलानी है। तो दूसरी मुख्यमंत्री महिला कौन है? तो याद रखिए स्टूडेंट, मायावती जी उत्तर प्रदेश की दूसरी मुख्यमंत्री महिला हैं। ओके,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन है? ऑप्शन से मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, तारकेश्वरी सिन्हा, सुचेता कृपलानी। तो याद रखिए स्टूडेंट, विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत हैं। कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन हैं चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। तो स्टूडेंट, सतलुज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। किसका नहीं है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ओके, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल स्टूडेंट दक्षिण पश्चिम तिब्बत से समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में है। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई के पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल पर है। ओके, और ये उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है, और इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों से सबसे अधिक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का पौराणिक नाम शतुर्दी है? ऑप्शन हैं चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। तो स्टूडेंट, सतलुज नदी का पौराणिक नाम शतुर्दी है। क्या है? सतलुज नदी का पौराणिक नाम शतुर्दी है। ऑप्शन सी है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन हैं चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। तो याद रखिए स्टूडेंट, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे दूसरा बड़ा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में पड़ता है भाखड़ा नागल बांध। ओके, हिमाचल के भाखड़ा में ही भाखड़ा नागल बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं कटरा, लसाल गांव, आज़ादपुर, इस्लामपुर। तो स्टूडेंट, लसाल गांव में सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। लसाल गांव महाराष्ट्र में। कहाँ? लसाल गांव महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ है? तो लसाल गांव में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन से फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, प्रतापगढ़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? ऑप्शन हैं पटवारी, एसडीएम, कानूनगो, तहसीलदार। तो स्टूडेंट, पटवारी जो होता है खसरा और खतौनी को तैयार करता है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए की जाते हैं? ऑप्शंस हैं यह दिखाने के लिए कि फसल कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। ऑप्शन बी है उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन हैं रोगार, मोनोक्रोटोफस,
एंडोसल्फान, क्लोपाइसिफिस। तो स्टूडेंट मोनोक्रोटोफस जो है, मोनोक्रोटोफस दीमक को नष्ट करने के लिए उपयुक्त रसायन है, मोनोक्रोटोफस। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट होगा मोनोक्रोटोफस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, ऑप्शन है, यदि इसकी गति मंद हो, इसकी गति अधिक हो, दाना निकालने के लिए गति अधिक हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने की कमी। तो इसका ऑप्शन 20 का राइट होगा, इसकी गति अधिक हो। जब इसकी गति अधिक होती है तो इसके दानों का अधिक नुकसान होता है, इसके दाने लोहे की प्लेट से कट जाते हैं, फिर भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा, यदि इसकी गति क्या हो, अधिक हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूसा रूबी किसकी उन्नत फसल है? बताइए स्टूडेंट, पूसा रूबी किसकी उन्नत फसल है? ऑप्शन है बैगन, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी। तो याद रखिए, टमाटर की सबसे उन्नत फसल है पूसा रूबी। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अवेलेबल मृदा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, उपरोक्त सभी परिक्षेत्रीय मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन तीनों इसके राइट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन हैं 12%, 36%, 50%, 25%। तो याद रखिए स्टूडेंट, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। कितना होता है? 12%। ओके, और गेहूं किस जाति में आता है? तो गेहूं ट्रिटिकम जाति में आता है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जो गेहूं है किस जाति का है? तो गेहूं ट्रिटिकम जाति का है। किस जाति का है? ट्रिटिकम जाति का। ओके, याद रखिए, गेहूं जो है ट्रिटिकम जाति का। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट मीन्स होता है जड़, क्रॉप मीन्स होता है फसल। तो ऑप्शन हैं, अब तो समझ गए होंगे, आलू, शकरकंद, ईख, चुकंदर। तो ईख जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये जो होते हैं ये सब तने में उगाए जाते हैं, जड़ों में ये। ओके, तो ईख जो होता है, तो ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है। ओके, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम। तो याद रखिए स्टूडेंट, फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन हैं बलुई मिट्टी, सिल्की मिट्टी, मटियार मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, बलुई मिट्टी में मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। किस मिट्टी में होता है स्टूडेंट? बलुई मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? ऑप्शन है स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली, चेक बेसन प्रणाली। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, ड्रिप प्रणाली। कौन सा स्टूडेंट? ड्रिप प्रणाली। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा, ड्रिप प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होता है कि पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और इसमें खाद और पानी की भी बचत होती है और उर्वरक पोषक तत्व की कम आवश्यकता होती है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? ऑप्शन हैं मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो, डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल जिसे सबसॉइलर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। ओके,
ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है लेखपाल और वीडियो में, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान चैनल का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन है 26 मई 2015, 1 मई 2015, 15 अगस्त 2015, अभी चालू नहीं हुआ। तो याद रखिए 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीडी किसान चैनल पर किया था, डीडी नेशनल पर किया था किसान चैनल की शुरुआत। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो नागालैंड में जाबो खेती करने का तरीका विद्यमान है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगांगी जनजाति में ये महत्वपूर्ण स्वदेशी कृषि प्रणाली प्रचलित है। ओके, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट महाराष्ट्र और पंजाब कूड़े से हरित ऊर्जा बनाने में अग्रणी हैं। कौन है? महाराष्ट्र और पंजाब। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूड़े से हरित ऊर्जा बनाने में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र और पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? जैसा कि शायद ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल का हेर फेर किससे की जाती है? ऑप्शन है धान, ईख, कपास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए धान से गेहूं की फसल का हेर फेर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन है टमाटर, तरबूज, खरबूजा, खीरा। तो याद रखिए खरबूजा की उन्नत किस्म कौन है? पूसा रसराज। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन से खीरा, फली, तरबूज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए तरबूज को धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पूछा जा सकता है कि इसका तरबूजा का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? ऑप्शन है 10 kg, 25 kg, 15 kg, 30 kg। तो याद रखिए स्टूडेंट 15 kg चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा 15 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन है 10, 20, 15, 25। तो याद रखिए 20% धान में भूसी का अनुमानतः लगाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 90 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल, 150 डेसिबल। तो याद रखिए 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ का स्तर, जिससे पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण से नियंत्रित रखा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ऑप्शन है आम, पपीता, संतरा, अमरूद। तो अमरूद की एक अच्छी किस्म है ललित। और क्वेश्चन बनता है कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, रामायण। तो स्टूडेंट
शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। और इसकी जो रचना है तो स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने की थी। किसने की थी? शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य जी ने की थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पत्ती, बाह्यदल, पुखुड़ी, वर्तिकाग्र। तो याद रखिए स्टूडेंट, वर्तिकाग्र जो है केसर के पौधे का उपयोग किया जाने वाला भाग है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, वर्तिकाग्र। ओके, सबसे पहले केसर की खेती ग्रीस यूनान में होती थी। नोट के स्टूडेंट, पूछता है कि सबसे पहले खेती केसर की कहाँ होती थी? तो सबसे पहले केसर की खेती ग्रीस यूनान में होती थी। और केसर का वैज्ञानिक नाम पूछता है कि केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रोकस स्टेबियस है। कौन है? क्रोकस सेटिवेक्स है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन हैं चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अंडा और चिकन का उत्पादन भारत में रजत क्रांति का संबंध है इससे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिकंदर बख्त, जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका कथन है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि का नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? बताइए स्टूडेंट, भारत में चांदी फाइबर का संबंध किससे? चांदी फाइबर क्रांति का संबंध। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कपास का उत्पादन। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कपास के उत्पादन से संबंध है चांदी फाइबर क्रांति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? ऑप्शन हैं डिजिटल मिशन इंडिया, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मेक इन इंडिया मिशन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को। ऑप्शन 20 का राइट होगा, मेक इन इंडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014, 15 जुलाई 2015, 25 जून 2015। तो स्टूडेंट याद रखिए, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। ओके, प्रधानमंत्री जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014, 15 जुलाई 2015, 25 जून 2015। तो याद रखिए स्टूडेंट, 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा, 25 सितंबर 2014। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014, 15 जुलाई 2015, 25 जून 2015। तो याद रखिए स्टूडेंट, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 15 जुलाई 2015। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका प्रचार वाक्य है कौशल भारत कुशल भारत। पूछता है कि स्किल इंडिया मिशन का प्रचार वाक्य कौन सा है? तो कौशल भारत कुशल भारत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए स्टूडेंट, राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? ऑप्शंस हैं फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो बदायूनी ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, बाबर। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? ऑप्शंस हैं फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, अकबर। याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अकबर जो था दीन इलाही धर्म का क्या था? मुख्य पुरोहित था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अकबर दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इनमें से एक ही हिंदू शासक है, बीरबल। ओके, बीरबल जी जो थे धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द के जनक कौन हैं? ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, कासिमिर फंक। तो याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कासिमिर फंक जो हैं विटामिन के खोज करता है। कौन है? कासिमिर फंक विटामिन के खोज करता है। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय केवल, जिसका अर्थ है केवल है, केवल का अर्थ क्या है? इसमें केवल का अर्थ बताना है। ऑप्शंस हैं दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्ति करना केवल का अर्थ है। क्या है केवल का अर्थ? इच्छाओं पर विजय प्राप्ति। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन हैं गैलेक्टोस, स्क्रूकोस, माल्टोस, फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस जो है शहद का प्रमुख घटक है। कौन है? फ्रक्टोस। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मीठी शर्करा किसे माना जाता है? गैलेक्टोस को, स्क्रूकोस को, स्क्यूक्रोस को, माल्टोस को, फ्रक्टोस को। तो फ्रक्टोस को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके स्टूडेंट, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।